ये है सेकेंड वीडियो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का, है ना। ये 10 दिन के इंटरवल पे है और यकीन मानिए बड़ा गजब का तरक्की हुआ है चैनल का। 85 से 124 तक पहुंच गया। मतलब एक छोटे चैनल के लिए या इनिशियल टाइम में इतना ज़्यादा जंप करना ये बड़ा ख़तरनाक हो सकता है या बड़ा बढ़िया है, एक्साइटमेंट बढ़ गया। चलिए अब देखते हैं कि हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था क्या। तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में मैंने पहले हम लोगों ने कवर किया फोर्स होता क्या है। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स हमने पढ़ा क्या था, होता है न्यूटन होता है। फिर से हम लोगों ने बैलेंस फोर्स पढ़ा, अनबैलेंस फोर्स पढ़ा, नेट फोर्स पढ़ा और साथ में इफेक्ट ऑफ फोर्स भी हम लोगों ने पढ़ा। तो इन सभी चीज़ों को तो हम लोगों ने कवर कर लिया। अब बात आएगा न्यूटन का, न्यूटन्स लॉ का बात होगा जिस पे ये पूरा का पूरा चैप्टर आधारित है। आप कहानी वो वाला याद करो जब न्यूटन साहब के सर पे एप्पल गिर गया। कभी कभी तो दिमाग में ये ख्याल आता है कि अगर ऐसा ना हुआ होता तो बहुत बढ़िया होता। ये सब पढ़ना ही नहीं पड़ता। तो ये फालतू बात दिमाग से निकाल लीजिए, पढ़ना तो पड़ेगा ही। अब सिर पे पड़ गया तो पड़ गया, टाइम मशीन ठीक कीजिए, जाके पीछे से न्यूटन को हटा दीजिए पीछे जाके, तब पॉसिबल है ये सब खत्म होने का। ऐसे ही सब सोचना बेवकूफ़ी है, दुनिया कितना पीछे चला जाएगा आप सोचिए। तो न्यूटन्स का 3 लॉ है, तीनों लॉ को हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले जानिए न्यूटन बड़ा ग्रेट आदमी था, बहुत ही ग्रेट, मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट, बहुत सारी उनमें नॉलेज थी। वो शख्स ऐसे थे, वो ऐसा व्यक्ति था जो कोई भी लॉ को इस तरीके से बताता था जैसे आजकल हम लोग दोहा नहीं पढ़ते, काल करे सो आज, आज करे सो अब, ये हमारे डेली लाइफ पे इम्प्लीमेंट हो जाता है। उसी तरह उन्होंने लॉ बता दिया। अब वो डेली लाइफ की तरह ही बताते थे। बाद में जब उसको प्रूव किया जाता था या उसके बारे में स्टडी किया जाता तो पता चलता था ये फिजिक्स का बहुत बड़ा लॉ उन्होंने बता दिया। तो सोच के देखिए कि ऐसा बताने वाला इंसान कितना ग्रेट रहा होगा। अगर आपके कोई शिक्षक कह दे कि नहीं कोई खास नहीं थे या कुछ भी ऐसा कह दे तो समझ जाइए कि उनकी नादानी है या उनके समझ की कमी है। छोड़िए, फॉरगेट ऑल दिस, आइए कम ऑन द पॉइंट। तो पहला बात क्या पढ़ेंगे कि पहला हम लोग न्यूटन साहब ने जब नहीं बताया था, जब लॉज के बारे में बात नहीं हुआ था, तो उस वक्त लोग समझते थे कि ओरिजिनल फॉर्म जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो रेस्ट होता है। ऐसे सोचने के पीछे भी लॉजिक था और उस समय ये लॉजिक भी सही था। कैसे? तो कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप छोड़िएगा, गुरका के छोड़िए, तो इन फ्यूचर वो क्या होगा, रेस्ट में चला जाएगा। तो लोगों ने सोचा कि वो ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो इन फ्यूचर रेस्ट में चला जाता है। ज़मीन पे लोग थे तो ज़मीन का ही सोच रहे थे, तो ओरिजिनल फॉर्म रेस्ट को माना। अब जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक उसको धक्का धुक्की ना पड़े था। तो इससे क्या पता चला? तो ओरिजिनल टेंडेंसी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज इट रेस्ट। तो इतना सोचा, लेकिन उसके बाद पता चला फ्रिक्शन के बारे में कि फ्रिक्शन कोई चीज़ होता है, रेसिस्ट करता है। तो फ्रिक्शन के बारे में क्या पता चला कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है और जिसके कांटेक्ट में है वो उसको ओपोजिट मोशन उस पर लगाता है, ओपोजिट फोर्स लगाता है। अब वो जो ओपोजिट फोर्स किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पे लगता है वही क्या कहलाता है, फ्रिक्शन कहलाता है। जैसे फ्रिक्शन के बारे में पता चला लोगों का दिमाग का बत्ती जल गया कि अरे इसका तो ओरिजिनल टेंडेंसी है ही नहीं, ये किसी वजह से हो रहा है और उसके पीछे जो बहुत बड़ा शत्रु है, दुश्मन है, वो फ्रिक्शन है। क्लास 8 में बड़ा डिटेल में फ्रिक्शन के बारे में आपको पढ़ाया गया होगा कि रोलिंग फ्रिक्शन होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, बहुत सारे फ्रिक्शन के टाइप में बताया गया होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में, है ना। लेकिन अब देखिए यहाँ फ्रिक्शन क्या है, आसान भाषा में समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, अब वो रुकता है ना, तो उस पर जो फोर्स लगा वो फ्रिक्शन फोर्स लगा। अब फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन के ऑपोजिट में, अगर आप इस तरफ जा रहे हैं तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। यानी कि फ्रिक्शन फोर्स किधर लगता है, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। आप रोड पे गाड़ी चला रहे हैं तो आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो वो पीछे की तरफ लगा रहा है। अब गाड़ी को गुरका के छोड़िएगा, इन फ्यूचर जाकर रुक जाएगा। तो किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। यहाँ तक कि पानी में जो सबमरीन चलती है उसको भी आप रफ्तार पकड़ा के छोड़िएगा तो वहाँ पे भी वो जाके रुक जाएगी। हवा में भी ऐसा होगा, हर जगह फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन कहीं पे ज़्यादा हो सकता है और कहीं पे कम हो सकता है ना। तो देखिए फ्रिक्शन, एक वर्ड हम यूज़ करने वाले हैं फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब होता है ऐसा चीज़ जो बह सके, विच कैन फ्लो। तो इसमें फ्लूइड में एयर भी आता है और लिक्विड भी आता है। तो सिर्फ लिक्विड को नहीं रखिएगा ये पानी फ्लूइड है, एयर फ्लूइड नहीं है, एयर भी फ्लूइड है। जो चीज़ बह सके वो फ्लूइड कहलाएगा। ठीक है, देखिए हमने क्या लिख रखा है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज द फोर्स रेसिस्टिंग, रेसिस्ट मतलब अपोज करना,
रेसिस्टिंग द रिलेटिव मोशन, यानी कि जो ऑब्जेक्ट मोशन में, रिलेटिव मोशन ऑफ अ सॉलिड सरफेस। हो सकता है आपका सॉलिड सरफेस हो, आप रोड पे गाड़ी चला रहे हैं तो सॉलिड है ना, है तो सॉलिड सरफेस था। फ्लूइड लेयर्स, फ्लूइड हो, बहने वाला, हवा में भी हो सकता है और पानी में भी हो सकता है, फ्लूइड मैंने समझाया अभी, है ना। एंड द मटेरियल एलिमेंट्स स्लाइडिंग अगेंस्ट इच अदर, ओपोजिट, ये किस तरफ जा रहा था कि ओपोजिट जा रहा है। आपको बैलेंस फोर्स याद आया कि ओपोजिट डायरेक्शन में लगाया गया फोर्स है जिसका कोई निर्णय नहीं होता है, कोई रिजल्ट नहीं होता है। अगर रिजल्ट होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, उसका शेप चेंज होगा, है ना। बैलून को दबाकर देख सकते हैं, ये बात है। तो यही फ्रिक्शन था, फ्रिक्शन हो गया। फ्रिक्शन जान गए कि फ्रिक्शन से ये पता चला कि कोई भी ऑब्जेक्ट का ओरिजिनल जो टेंडेंसी होता है वो रेस्ट नहीं होता है। तो हाँ, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का ओरिजिनल टेंडेंसी रेस्ट नहीं होता है तो क्या होता है, तब उसके बाद स्टडी शुरू हुआ इनर्शिया का। इनर्शिया जो वर्ड, पहला वर्ड जिसने प्रोनाउंसिएशन किया या जिसने लोगों के सामने लिया तो वो कौन थे, है ना, जोहान्स केपलर, इन्होंने लिया था। लेकिन इनके बारे में तो आप जानते भी नहीं है, तो इन्होंने यूज किया था। लेकिन लॉ ऑफ इनर्शिया जो था उनको बताने वाले जो थे वो गैलीलियो थे। लॉ ऑफ इनर्शिया को बताया उन्होंने, 3 लॉज बताया। पहला, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। आप किसी को आगे पीछे कर सकते हैं, कोई इससे मसला नहीं है। यानी कि 3 लॉ उन्होंने बताया, डायरेक्शन के बारे में, रेस्ट के बारे में और मोशन के बारे में। तो उन्होंने बताया क्या कि इनर्शिया होता क्या है। तो इनर्शिया एक टेंडेंसी है, टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट है, टेंडेंसी ऑफ एनी सब्सटेंस है। अब ये कैसा टेंडेंसी है, ये एक ऐसा टेंडेंसी है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक डायरेक्शन में जा रहा है तो उसी डायरेक्शन में जाना चाहेगा, यानी कि वो बदलना नहीं चाहता है। बस वो बात याद कीजिए ना कि बचपन में जब आप चॉकलेट के लिए जिद करते थे तो आपका टेंडेंसी था जब तक लेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं, टेंडेंसी था ना, जिद। वही जिद यहाँ जो है, वही टेंडेंसी, वही जिद यहाँ क्या कहलाएगा, इनर्शिया कहलाएगा। अब देखिए क्या बात है इनर्शिया। इनर्शिया ऑफ मोशन मैंने लिखा, जरूरत नहीं है सब लिखने का, 9th में आगे जितना तो लिखे आता होगा ना बउआ, आगे कैसे लिखेंगे, सेम टू सेम है का। तो देखिए, द इनर्शिया ऑफ मोशन इज द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिसिस्ट द चेंज इन द मोशन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। ये रिसिस्ट करता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो चाहता है कि मोशन में रहे, वो रेस्ट में आने से रिसिस्ट करता है, ओपोज करता है कि रेस्ट में नहीं जाए। तो यही है मोशन का इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ मोशन। अब रेस्ट का इनर्शिया क्या है, तो कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में तो वो रेस्ट में रहना चाहता है, वो अपोज करता है, अगर उसको मोशन में लाइएगा तो अपोज करता है, उसको ऊपर बहुत कस कर धक्का लगाइएगा तब वो बढ़ेगा। इस यही टेंडेंसी की वजह से ना कि कभी भी गाड़ी को जब गुड़काते हैं तो पहली बार जो आगे बढ़ाते हैं उसमें ज़्यादा ताकत लगता है, लेकिन जब गुड़कने लगता है तब कम ताकत लगता है। तो पहला बार जो था इनर्शिया था, इनर्शिया की वजह से आपका ताकत ज़्यादा लग गया। बस वही जिद्दी वाला नेचर याद रखिए। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन है कि अगर कोई भी चीज़ को गिराइएगा वो एक ही डायरेक्शन में जाएगा, डायरेक्शन वो चेंज नहीं करेगा, ये नहीं, कभी चेंज करेगा नहीं। हाँ कर सकता है जब आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा दो, उसको दाएं बाएं कर दो, उसको ज़बरदस्ती, लेकिन वो हमेशा क्या चाहेगा, एक स्ट्रेट लाइन में चाहेगा जाना। तो क्या होता है कि बारिश की जब पानी होती है तो उसका डायरेक्शन चेंज करते हैं, कैसे, छाता से डायरेक्शन चेंज, या उस पर हवा आती है। तो इनर्शिया से क्या आपको समझ में आया, इनर्शिया किसने बताया था, तो गैलीलियो ने बताया था। कितने इनर्शिया बताया था, तो 3 इनर्शिया बताया था, है ना। इनर्शिया क्या है, तो इनर्शिया एक टेंडेंसी है, जो ऑब्जेक्ट जिस अवस्था में रहता है, जिस फॉर्म में रहता है उसी में वो रहना चाहता है, दूसरे में जाने से वो बचना चाहता है। अब सवाल कैसा होगा, सवाल अजब अजब सा होगा, है ना। सवाल होगा कि आपके पास एक कार है, एक बाइक है, किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। तो दोनों को धक्का दे के लगा, देख लो किसमें ज़्यादा ताकत आपको लगेगा। किसको मुश्किल से आपने मोशन में लाया, तो मुश्किल से आपने मोशन में किसको, कार को लाया, बाइक तो आसानी से आ गया मोशन में। तो इससे क्या समझ में आता है कि जिसमें ज़्यादा मेहनत लगा, ज़्यादा मुश्किल से आया, वो क्या होगा, उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, और जो आसानी से मोशन में आ गया उसका इनर्शिया कम होगा। तो इससे एक बात और आपको समझ में आता होगा, ये कि जिसका मास ज़्यादा है उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, जिसका मास कम है उसका इनर्शिया कम है। अरे बकरी देख लो और तुम गाय देख लो, दोनों को रस्सी बांधो और खींचो, दोनों जिद पे है, नहीं आगे बढ़ना चाह रहा है, तो किसको आसानी से आप खींच सकते हैं, बकरी को। तो बकरी का इनर्शिया कम, गाय को खींचोगे तो गाय का इनर्शिया ज़्यादा, बैंड बच जाएगी आपकी गाय को खींचने में। तो जिसका मास ज़्यादा उसका इनर्शिया ज़्यादा, जिसका मास कम उसका इनर्शिया कम। आसान भाषा में समझ में आ गया। नहीं तो चलते हुए कार को रोक के दिखाओ, चलते हुए बाइक को रोक के दिखाओ, किसको रोकना ज़्यादा आसान है। जिसको जितना आसान उतना कम इनर्शिया, जितना ज़्यादा मुश्किल उतना ज़्यादा इनर्शिया। तो ये था इनर्शिया।
अब तो न्यूटन ने क्या बताया, तो न्यूटन ने कुछ नहीं बताया, इसमें थोड़ा सा उन्होंने कैलकुलेशन किया। अब देखिए न्यूटन ने क्या बताया, इनर्शिया समझ गए, इनर्शिया 3 टाइप का था, मोशन था, रेस्ट था और डायरेक्शन था। अब तीनों कंबाइंड न्यूटन साहब ने किया, उसको कैलकुलेट किया, तो उन्होंने बताया कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, तब तक जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तब तक। इतना बात उन्होंने तीनों कंबाइंड करके कह दिया ना, तो क्या हो गया मालूम है, न्यूटन फर्स्ट लॉ। मतलब आप कह सकते हैं कि इनर्शिया और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ दोनों एक ही चीज़ है, अलग अलग लोगों ने कैलकुलेट किया था, अपने अपने तरीके से बताया, इसीलिए अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनर्शिया 3 पार्ट में हो गया, यही तीनों पार्ट को जब इंक्लूड कीजिएगा तो क्या बन जाएगा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। आइए मैंने क्या लिखा है, इसमें थोड़ी सी कमी मुझे लग रही है। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। एंड अ बॉडी इज इन मोशन will continue in motion unless acted on by an unbalanced force, तब तक वो मोशन में रहेगा जब तक उस पर कोई अनबाइलेंस फोर्स ना लगाए। लेकिन यहाँ एक और बात होना चाहिए, डायरेक्शन को जोड़ना होगा कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा तब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, और वो मोशन जो होगा वो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, वो टर्न नहीं करेगा। अगर टर्न कर रहा है तो तुम बुद्धि लगाओ ना कि तुम फोर्स लगा रहे हो, है ना, फोर्स लगा रहे हो तभी वो सर्कुलर मोशन में नाच रहा है। याद करो बचपन में क्या करते थे कि धागा लेके या रस्सी लेके कुछ बांध देते थे, ईंट उसको नचाते थे, है ना, किसी महफिल में किसी यानी कि झुंड के बीच में आप जाके नचाते थे ना, तो सबकी हवा टाइट हो जाती थी कि छोड़ेगा तो किसका सर फटेगा है ना। तो आप फोर्स उंगली पे लगाते थे कि नहीं, तो फोर्स एक्सटर्नल लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो न्यूटन फर्स्ट लॉ वो बात नहीं बताता है ना। अरे यार ये भी है ना। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ से आप क्या समझे कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा, तब तक रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, एक्सटर्नल अब वो भी अनबाइलेंस फोर्स। इतना बात हो गया। और मोशन में रहेगा तो कैसा मोशन, तो स्ट्रेट लाइन मोशन। चलो इतनी बातें हो गई, तो फिर से हम लोगों ने क्या पढ़ा, फ्रिक्शन पढ़ा, इनर्शिया पढ़ा और न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ा, है ना। दोनों को इंक्लूड करना उचित नहीं था, है ना। तो एक साथ बहुत सारा चीज़ लेना बेटर नहीं है, तो छोटी छोटी टॉपिक हम लोग देखेंगे। ये प्रोग्रेस सही हो रहा है और कमेंट आप लोग शानदार कर रहे हैं, है ना। तो कमेंट शानदार कर रहे हैं, इससे फ़ायदा होगा। और इंटरवल जो है 2-2 वीडियो का, 3 वीडियो का जो उसको कम कर लिया जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे कंटिन्यू आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, एग्ज़ाम भी कवर कर ली जाएगी। और कोई टॉपिक अगर छूट जाए या कोई कम ज़्यादा हो जाए तो आप कमेंट करके वो बताएं। अगर आप सिंसियरली उसको पढ़ रहे होंगे तो ज़रूर आपको पता चलता होगा। इसके बाद बुक पढ़ना भी ज़रूरी है। बुक में बहुत बेहतरीन बात देता है ना। वो बात टीचर बताना भूल सकते हैं, लेकिन बुक में प्रिंटेड है ना, एकदम बढ़िया है। एनसीईआरटी में कोई कुछ गलत होता नहीं है, तो एनसीईआरटी अवश्य पढ़िए। एनसीईआरटी तो एक सिलेबस है, उसमें जो चीज़ लिखा हुआ है गजब का लिखा हुआ है, मतलब जितना डीप जाओगे ना शानदार जाओगे। तो चलो आज इतना ही ख़त्म करते हैं, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगला वीडियो जल्दी ही डालेंगे।